नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की। पार्टी ने आगामी चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। यूपी भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और यहां संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब तावड़े के कंधों पर होगी। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी भी नियुक्त किया गया। पंजाब की जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया को सौंपी गई है। पूनिया के अनुभव का इस्तेमाल पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को गति देने के लिए कर सकती है। गुजरात में बीजेपी सांसद तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया। चुग पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और उन्हें संगठनात्मक मामलों का अनुभव है। कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति पहले भाजपा ने बीते कल नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक विस्तृत सूची भी जारी की। केपीएससी के वेटरनरी ऑफिसर भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। ईडी के बेंगलुरु जोनल ऑफिस की टीम पीएमएलए की धारा 17 के तहत कर्नाटक और अहमदाबाद में 21 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कर रही है। केपीएससी का कार्यालय निलंबित चेयरमैन शिव शंकरप्पा एस साहूकार और केपीएससी सदस्य शांता हुस्मनी के आवास में तलाशी। कथित बिचौलियों और परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन से जुड़ी कंपनी एडुस्टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसर पर भी तलाशी। वेटरनरी ऑफिसर पद के लिए चयनित कुछ उम्मीदवारों के परिसरों को भी जांच के दायरे में। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अभी भी रहेगा जारी। 34 दिन के बाद छात्र आंदोलन के बाद झुकी झारखंड सरकार, लेकिन अभी छात्रों की सारी मांगे नहीं मानी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई जेएसएससी, सीजीएल समेत सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया। 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच के निर्देश दिए। सोरेन सरकार के फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों का अनशन खत्म, जश्न का माहौल देखने को मिला। देवेंद्र नाथ महतो समेत बाकी अनशन पर बैठे छात्रों ने पानी और जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। 16 दिन तक भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के ऐलान के बाद अनशन तोड़ दिया है, लेकिन उनकी बातों से ये साफ है कि सोरेन सरकार की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। महतो ने साफ कहा कि उन्हें गारंटी वाला सिस्टम चाहिए, ऐसी गारंटी जिसके बाद ये तय हो जाए कि भविष्य में पेपर लीक कभी ना हो और ये लड़ाई अंतिम हो। जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत की। इस दौरान महतो ने कहा कि आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने ये लड़ाई लड़ी। छात्र नेता अब भी 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। यानी सरकार ने आंदोलन की अहम मांग पर फैसला लिया है, लेकिन छात्रों की सभी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि सरकार अगर गड़बड़ी करती है तो वो चुप नहीं रहने वाली। छात्र आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि सरकार शुरू से ही छात्रों के प्रति संवेदनशील थी और छात्रों की बात को गंभीरता से सुना गया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि टीजीपीएल के जरिए की गई भर्ती रद्द करना एक कदम है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के साथ ही जेएसएससी के माध्यम से नौकरी कर रहे युवाओं के एक बड़े खेमे में भारी आक्रोश देखने को मिला। वर्तमान में नौकरी कर रहे युवाओं ने धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के पास अपने आक्रोश को प्रकट किया। नौकरी कर रहे युवाओं ने कहा कि भीड़ तंत्र के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घुटने टेके। आंदोलन की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय का सहारा लेकर उन्होंने नौकरी ली थी, एक बार फिर वो न्यायालय का सहारा ले। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की आज नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण कार्य समूह के तहत सहयोग को और मजबूत करने और सार्थक संवाद के माध्यम से सकारात्मक परिणाम हासिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले कल ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की। इसमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, वन रोपण, दफनल और आपदा प्रबंधन शामिल है। पुणे में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग ट्रैक के बैठक का आज दूसरा दिन टीपीआई पर फोकस ग्रुप की बैठक से शुरुआत। ब्रिक्स आईसीटी सहयोग वर्किंग ग्रुप और डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल क्षेत्र और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा। फोकस डिजिटल नवाचार उभरती तकनीकों पर भी फोकस। पुणे में ब्रिक्स आईसीटी सहयोग वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक के साथ कल इस ट्रैक की शुरुआत हुई। बैठक में ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क्स की परिषद ने राष्ट्रीय शाखाओं की गतिविधियों की समीक्षा की। एआई, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्री 4.0 में इंटरनेट एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर से जुड़े अध्ययन समूहों की प्रगति पर मंथन। ब्रिक्स युवा नेताओं, नव प्रवर्तकों और उद्यमियों की 2 दिवसीय ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और यूथ समिट कल से गांधीनगर में शुरू होगी। बैठक में युवा सहयोग, नवाचार और विकास के मुद्दों पर चर्चा के साथ ब्रिक्स प्रक्रिया के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स कस्टम्स एक्सपर्ट्स की बैठक चंडीगढ़ में हो रही है, तो वहीं ब्रिक्स कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुखों की बैठक चंडीगढ़ में ही कल आयोजित की जाएगी। इनमें कस्टम्स सहयोग को मजबूत करने, वैध व्यापार को आसान बनाने और सहयोग के जरिए कस्टम्स के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने पर फोकस है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 8वां ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट कल वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो विशाखापत्तनम में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नितिन नवीन ने विशाखापत्तनम के बीच रोड पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माधव और अन्य नेता मौजूद रहे। बच्चों की आंखों का प्राकृतिक विकास मोबाइल देखने के लिए नहीं बना है, जिससे कम उम्र में ही आंखों के नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस गंभीर संकट के बीच एम्स दिल्ली ने देश में आंखों के इलाज को बदलने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। एम्स ने देश की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट रेटिना ट्रेनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। इस हाई टेक सेंटर में देश भर के डॉक्टरों को रेटिना यानी आंख के पर्दे के जटिल इलाज और सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि छोटे बच्चों को मोबाइल थमाने से उनमें मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और ड्राई आई की बीमारी महामारी की तरह बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरलम में भी गुरुवार तक तेज बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ आंधी वर्षा की आशंका। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। 10 जिलों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, शिमला और सोलन जिलों के लिए अलर्ट। विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश की आशंका। लगातार बारिश के बीच भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। प्रदेश में 87 सड़कें अवरुद्ध, 4 ट्रांसफार्मर और 8 पेयजल योजनाएं भी ठप। सिरमौर में करीब 16 घंटे की बारिश जारी। नदी नाले उफान पर। भारी बारिश के अलर्ट के बीच जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मैदानी इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में 21 अगस्त तक बारिश होने की संभावना। देहरादून और बागेश्वर में कल शाम से रुक रुक कर बारिश। बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड के लगभग 97 सड़कें अवरुद्ध। सड़कों को खोलने के प्रयास जारी। यात्रा की योजना
बनाने और नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह। देहरादून जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद। उत्तराखंड के टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण खारा स्रोत के पास बरसाती नाला अचानक उफान पर। तेज जल प्रवाह को देखते हुए मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीन नदी में मैक्स वाहन पलटने के बाद एसडीआरएफ ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2 लोगों की जान बचाई। कल तेज बहाव के बीच वाहन नदी में पलट गया था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अंधेरे और उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तर और तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज समेत कई जिलों के सैकड़ों गांव पानी से घिरे। राहत और बचाव कार्य जारी। सीएम मोहन चरण मांझी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और उन्होंने कल जाजपुर और भद्रक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से दौरा किया। लाइफ जैकेट पहनकर मोटर बोट से पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों की परेशानियों को सुना और जल्द राहत और पुनर्वास का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले में समुद्र में गए 8 मछुआरे लापता हैं। 3 अगस्त को ओजालारेपू से मछली पकड़ने निकली उनकी नाव 13 अगस्त तक वापस लौटनी थी, लेकिन अब तक न नाव लौटी है और न ही मछुआरों से कोई संपर्क हो पाया है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय तटरक्षक बल से मदद मांगी। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजौरी और पुंछ के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हाईवे के अहम हिस्सों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान हाईवे और संवेदनशील स्थानों पर मुस्तैद। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वें संस्करण आज से 31 अगस्त तक थाईलैंड के सूरत यानी थानी स्थित विभावादी रंगसिट कैंप में आयोजित। भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना। मैत्री अभ्यास में दोनों देशों के 85 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में 9 गोरखा राइफल्स के जवान शामिल। प्रशिक्षण के दौरान जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी संयुक्त अभियानों पर फोकस। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार छठे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 365 अंक तक लुढ़का, जबकि निफ्टी 24,250 के स्तर से नीचे चला गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुणे और आसपास के क्षेत्रों में करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क किया जाएगा विकसित। उन्होंने बताया कि पुणे क्षेत्र में कई सड़क परियोजनाओं पर काम जारी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 15 चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किया। विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा, तकनीक और लेखा व्यवस्था में योगदान दिया। अनुभव मंच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने सरकारी सेवा के अनुभव साझा करने का अवसर देता है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हैदराबाद, अबू धाबी और सिंगापुर के लिए वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हुई। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू के विजयनगरम एयरपोर्ट से शुरू हुई पहली उड़ानों की यात्रियों को बोर्डिंग पास और स्मृति चिन्ह दिए गए। एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता हर साल 60 लाख यात्रियों की।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9BC गार्डियन ड्रोन लीज पर लेने के लिए अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स के साथ 1993 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए। 30 महीने की लीज पर मिलने वाले इन ड्रोन से हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की समुद्री निगरानी और खुफिया क्षमता मजबूत होगी। ड्रोन लंबे समय तक समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम। सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़े वायरल निवेश वीडियो को बताया फर्जी। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश से हर महीने 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाई का दावा किया गया। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2 नए पोर्टल लॉन्च किए। इनमें साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने की सुविधा होगी। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि 3 अगस्त से शुरू किया गया नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रहेगा। तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी बाजार से जुड़े पक्षों और इंडस्ट्री से मिले सुझावों पर लगातार करेगा विचार। साथ ही जरूरत पड़ने पर व्यवस्था में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की बेरोजगारी दर जुलाई 2026 में घटकर 5.1% रही। श्रम बल भागीदारी दर भी बढ़कर 55.4% हो गई। महिलाओं की श्रम भागीदारी में भी सुधार दर्ज किया गया। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत करीब 8% का दे रहा योगदान। सरकार के मुताबिक जलीय कृषि में भी भारतीय दूसरे स्थान पर है और झींगा उत्पादन व निर्यात में प्रमुख देशों में शामिल है। सरकार ने 2015 से अब तक इस क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 14 अगस्त तक खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्र 1,000 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा, तो वहीं धान की बुआई 379 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई। कतर से भारत में यूपीआई के जरिए पैसे भेजने की नई सेवा की शुरुआत। इस सेवा से कतर में रहने वाले भारतीय अब कतर पोस्ट के आउटलेट से भारत की यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधा पैसा भेज सके। संचार मंत्रालय ने बताया कि ये सेवा कतर पोस्ट, इंडिया पोस्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल के सहयोग से विकसित की गई। इससे तेज, सुरक्षित और आसान सीमा पार धन हस्तांतरण संभव होगा। निफ्टी कंपनियों के मुनाफे में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 18% की बढ़ोतरी हुई, जो 10 तिमाही में सबसे ज्यादा है। वहीं स्मॉल कैप कंपनियों का मुनाफा 31% तक बढ़ा, जबकि मिड कैप कंपनियों की कमाई में 23% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों के कमाई अनुमानों में भी सुधार देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ। उन्होंने अमेरिका में भी भारत की तरह सख्त चुनावी नियम लागू करने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि भारत में 64.60 करोड़ मतदाताओं ने वैध पहचान पत्रों के साथ मतदान किया। व्हाइट हाउस ने भी चुनाव सुरक्षा में भारत को अमेरिका से आगे बताया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रुकने के बाद सैन्य रुख को और आक्रामक करने की चेतावनी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून के अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार किया। साथ ही हॉर्मुज विवाद में ओमान के दखल पर ट्रंप ने बमबारी की धमकी दी। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी से बैक चैनल बातचीत की बात कही। हालांकि आईआरजीसी ने इस दावे को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ ईरानी अधिकारी ने कहा कि कूटनीति नाकाम हुई तो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने के लिए सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यूंग ने मजबूत रक्षा क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षात्मक है, उत्तर कोरिया को धमकाने के लिए नहीं। ली ने अमेरिका से युद्धकालीन संचालन नियंत्रण के प्रस्तावित हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही। उन्होंने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में तेजी लाने पर भी जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी लेबनान में हिंसा बढ़ने पर चिंता जताई। इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत। यूएन ने कहा कि हिंसा के चलते लोग फिर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है। ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा ने राष्ट्रपति चुनाव में करीब 60% वोट हासिल कर दूसरे
कार्यकाल में जीत हासिल की है। ग्रीस के सिफनोस द्वीप पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट समेत 3 लोगों की हुई मौत। दुर्घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलीपींस के जाम्बोआंगा शहर के एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी। मेयर के मुताबिक घटना में 2 छात्रों की मौत, जिनमें एक संदिग्ध हमलावर शामिल। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 30 ट्रिलियन पैसों यानी करीब 9.58 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रेला के मुताबिक इसमें 24.5 ट्रिलियन पैसों की इमारतें और 5.5 ट्रिलियन पैसों का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य का सामना ऑस्ट्रिया के कोलिंस वैलेंटाइन फिलोमोन से होगा। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर किया। 21 वर्षीय आयुष ने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आसान जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। सिंधु ने आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल को 21-7, 21-11 के अंतर से हराया। ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को बराबरी पर रोकने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम आज विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उतरेगी। भारत की नजर पूल डी में शीर्ष 2 में जगह मजबूत करने पर होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को विश्व कप के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2-4 से हार मिली। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन भारत बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर। केएल राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन बनाकर आउट हुई। पहली पारी में श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा ने शतक लगाने में कामयाबी पाई। भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए हैं। जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने। ईस्ट बंगाल ने एएफसी महिला चैंपियन लीग की शुरुआती चरण में धमाकेदार आगाज किया। ओलिविया अनोखे के 2 गोल की बदौलत ईस्ट बंगाल ने बांग्लादेश की राजशाही स्टार्स एफसी को 4-0 से करारी शिकस्त दी। मोहन बागान सुपर जॉइंट की रोमांचक जीत के साथ डूरंट कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मोहन बागान ने जमशेदपुर एफसी को पेनल्टी शूटआउट में 9-8 से हराने में सफलता पाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अलाइदिन अजरई के शानदार हैट्रिक के दम पर शिलांग लाजोंग को 5-2 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए ओपन और बालिका बिल्ड्स वर्ग में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ओपन वर्ग में विघ्नेश वर्मुला ने बाजी मारी। फीफा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया। संगठन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लामूर को उनके पद से हटा दिया गया है। फीफा ने सोमवार को लामूर के जाने की पुष्टि की। कैमरून की महिला फुटबॉल टीम का स्वदेश पहुंचने पर राजधानी याओंडे में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान खिलाड़ियों के हाथों में ट्रॉफी और सड़कों पर प्रशंसकों की भीड़ ने इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति को यादगार बना दिया। और 7वीं वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक ने सिनसिनाटी ओपन में शानदार वापसी करते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। श्वांतेक ने मारिया साकारी को 4-6, 6-1, 6-1 से हराकर चौथे दौर में अपनी जगह बनाई। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।